क्या आपको भी लगता है कि हर साल बजट के दिन हमें कुछ ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिनका हमारी असल जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं होता। जब निर्मला सीतारमण जी ने 53 लाख करोड़ का बही खाता खोला तो दरअसल उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है जहां एक तरफ सरकारी सपने हैं और दूसरी तरफ है आपकी खाली जेब। आज हम उस भारत की बात करेंगे जो सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ बिल भर रहा है, लेकिन जब हिसाब मांगने की बारी आती है तो उसको 2047 के सुनहरे भविष्य का झुंझुना थमा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आज हम बात करेंगे उस सच की जो इन 53 लाख करोड़ के आंकड़ों के पीछे कहीं दब चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अब इलाज थोड़ा सस्ता हो गया और दूसरी तरफ वो निवेशक है जो शेयर बाजार की स्क्रीन के सामने मत्थे पर पसीना लिए बैठा है क्योंकि उसके लिए अब हर क्लिक पहले से महंगा पड़ रहा है। यही है बजट 2026 और 27 की असली तस्वीर, जो तालियों और सवालों, राहत और झटकों, उम्मीद और बेचैनी सबको एक ही फ्रेम में लेकर आता है। इस बार का बजट कोई सीधा या सपाट नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो सरकार की सोच, मजबूरी और भविष्य की रणनीति तीनों को एक साथ दिखाता है। 1 फरवरी 2026 की सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार संसद में खड़े होकर देश का बजट पेश किया और पहली ही नजर में ये साफ हो गया कि ये बजट टैक्स कटौती का नहीं, दिशा तय करने का बजट है, क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को लगभग जस का तस ही रखा है। मिडिल क्लास की जेब में सीधे पैसे डालने से परहेज किया गया, लेकिन दूसरी तरफ इलाज, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी को सस्ता करके खर्च की दिशा बदलने की कोशिश की गई। यानी सरकार ने ये कहा कि हम तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जरूरी खर्चे कम हो जाएं। और यहीं से आम आदमी की खुशी और मायूसी दोनों पैदा होती है, क्योंकि जिस मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट 14 लाख हो जाएगी या स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़कर 1 लाख होगा, उसको इस बजट में वो राहत नहीं मिली। लेकिन इसी बजट में कैंसर की 17 लाइफ सेविंग दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई। 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आयातित दवाओं और स्पेशल फूड पर भी टैक्स हटा दिया गया है और अब इसके साथ माइक्रोवेव ओवन के कुछ जरूरी पुर्जों पर ड्यूटी घटाई गई है। सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास के कच्चे माल, सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी घटाई गई। लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कई इनपुट्स को टैक्स फ्री किया गया ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और बैटरी सेक्टर की उत्पादन लागत घटे। हालांकि यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है कि लागत घटने का फायदा ग्राहक तक पहुंचेगा या नहीं, ये पूरी तरह कंपनियों की नीति पर निर्भर करेगा। और यही वजह है कि कुछ लोग खुश हैं, कुछ अभी भी संशय में हैं। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ग्रीन एनर्जी और ईवी को सस्ता करने का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि भारत सिर्फ पर्यावरण की वजह से नहीं बल्कि वैश्विक मजबूरी की वजह से भी ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा है। खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका की तरफ से 50% तक के टैरिफ का दबाव है और ग्लोबल सप्लाई चेन अनिश्चितता से गुजर रही है। और इसी अनिश्चितता के बीच सरकार ने एक्सपोर्ट सेक्टर को भी सहारा दिया। सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट की सीमा 1% से बढ़ाकर 3% कर दी गई। लेदर, सिंथेटिक फुटवेयर और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में ड्यूटी फ्री इनपुट और समय सीमा बढ़ाई ताकि भारतीय उत्पाद ग्लोबल मार्केट में सस्ते और प्रतिस्पर्धी बन सके। और यही वजह है कि बजट के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि चमड़े के जूते, कपड़े और सिंथेटिक फुटवेयर सस्ते हो सकते हैं। लेकिन कहानी का ये हिस्सा जितना राहत भरा है उतना ही एक डर भी छुपाए हुए है। पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस, निवेश नहीं बल्कि सट्टेबाजी का अड्डा बन चुका था। सरकारी और SEBI की रिपोर्ट्स पहले ही ये बता चुकी थी कि 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर यहाँ पैसा गंवा रहे हैं। फिर भी मोबाइल ऐप्स और तेज मुनाफे के सपने लोगों को लगातार खींच रहे थे। कागजी सौदों का वॉल्यूम असली निवेश से कई गुना बढ़ चुका था और सरकार को डर था कि अगर इसे लीवरेज वाले खेल पर समय रहते ब्रेक नहीं लगा तो एक झटका पूरे सिस्टम को हिला सकता है। इसलिए बजट ने साफ संदेश दिया कि निवेश को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सट्टेबाजी अब सस्ती नहीं रहेगी। लेकिन इसी बजट का दूसरा चेहरा भी है, जहां सरकार ने साफ तौर पर फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन को महंगा किया है। यानी शेयर बाजार में खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए झटका है, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस प्रीमियम पर STT 0.1% से बढ़ाकर 0.15% और ऑप्शन एक्सरसाइज पर 0.125% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। और इसका सीधा मतलब ये है कि हर ट्रेड पर खर्च बढ़ेगा, छोटे ट्रेडर और रिटेल निवेशक के मुनाफे का मार्जिन घटेगा। और इसी वजह से बजट के बाद बाजार में हल्की घबराहट और उतार चढ़ाव दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि वो निवेश को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन सट्टेबाजी को नहीं। और यही सोच शेयर बायबैक के नियमों में बदलाव में भी दिखती है।
जहां अब प्रमोटर्स को बायबैक से मिलने वाले फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स के साथ अतिरिक्त टैक्स देना होगा, जिससे कंपनियों के लिए बायबैक के जरिए मुनाफा निकालना कम आकर्षक हो जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि पैसा शेयर बाजार में सिर्फ कागजी खेल ना बने, बल्कि असली अर्थव्यवस्था में भी जाए, फैक्ट्रियों में लगे नौकरियों में बदले। और इसी सोच के तहत कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो 2015 के मुकाबले करीब 6 गुना है। और यही वो जगह है जहां सरकार कहती है कि नौकरियां यहीं से पैदा होंगी, क्योंकि सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर फैब और न्यूक्लियर पावर जैसे सेक्टर में पैसा लगेगा। और इसी क्रम में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान हुआ, बायोफार्मा शक्ति जैसी योजनाएं आई और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए खास कॉरिडोर की बात हुई, क्योंकि आज की दुनिया में चिप्स, बैटरी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, रणनीति भी है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में डेटा सेंटर में 200 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश की उम्मीद है और परमाणु ऊर्जा इसमें अहम भूमिका निभाएगी। वहीं राम मोहन नायडू ने रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर को भविष्य के लिए जरूरी बताया है। और यहीं से बजट का फेडरल एंगल सामने आता है, क्योंकि इस बार 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है। राज्यों को केंद्रीय करों में 41% हिस्सा बरकरार रखा गया, लेकिन बांटने का फॉर्मूला बदला है, जिसमें जीडीपी में योगदान को नया पैमाना बनाया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश को ज्यादा हिस्सा मिला, जबकि हिंदी पट्टी के कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश को अपेक्षाकृत कम। और यही वजह है कि एक तरफ दक्षिणी राज्य इसे अपने प्रदर्शन का इनाम मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नेता इसे अनदेखी बता रहे हैं। जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का नाम ही बजट में नहीं आया। वहीं विपक्षी नेता शशि थरूर ने इसे निराशाजनक बताया, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में मजबूत कदम कहा है। और इसी राजनीतिक खींचातान के बीच एक बड़ा सस्पेंस बन रहा है 8वें वेतन आयोग का, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में इसकी सिफारिशों को लागू करने पर कुछ साफ संकेत मिलेगा, लेकिन बजट में इस पर कोई ठोस ऐलान नहीं हुआ। सिर्फ इतना साफ है कि आयोग गठित हो चुका है, रिपोर्ट 18 महीने में आएगी और तब तक कर्मचारियों को इंतजार करना होगा। और यही इंतजार मिडिल क्लास की बेचैनी की एक और वजह है। हालांकि सरकार ने विदेश यात्रा, पढ़ाई और इलाज पर टीसीएस घटाकर 2% करके थोड़ी राहत जरूर दी है। निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% की, जिससे ग्लोबल कंज्यूमर थोड़ा खुश दिखा। लेकिन वहीं शराब, स्क्रैप मिनरल्स और कुछ केमिकल्स पर टैक्स बढ़ाकर ये साफ कर दिया गया कि सरकार गैर जरूरी उपभोक्ताओं को महंगा और जरूरी उत्पादन को सस्ता करना चाहती है। और यही बजट का मूल दर्शन है, जिसे समझे बिना सिर्फ सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ पूछना अधूरी तस्वीर देखना है। क्योंकि असल सवाल ये है कि सरकार ने ये सब क्यों किया, और जवाब सीधा है, राजकोषीय अनुशासन, वैश्विक दबाव और भविष्य की तैयारी। क्योंकि सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3% रखा है। 2030 तक कर्ज को जीडीपी के 50% तक लाने का लक्ष्य है, और इसके लिए टैक्स कटौती का जोखिम नहीं लिया गया, बल्कि खर्च की दिशा बदली गई है। और यही वजह है कि कोई इसे दूरदर्शी बजट कह रहा है और कोई इसे आम आदमी के लिए ठंडा। लेकिन अगर आप पूरी कहानी जोड़कर देखें तो साफ दिखता है कि बजट 2026 से 27 ने आज की जेब से ज्यादा कल की अर्थव्यवस्था पर दांव लगाया है, जहां इलाज सस्ता है, निवेश महंगा है, उत्पादन को बढ़ावा है, सट्टे पर लगाम है, राज्यों में नई राजनीति है, कर्मचारियों में इंतजार है, निवेशकों में हल्की घबराहट है और सरकार के पास एक ही जवाब है, विकसित भारत 2047 की राह आसान नहीं होगी। और शायद इसी वजह से ये बजट तालियों से ज्यादा बहस पैदा कर रहा है, और यही किसी भी बड़े बजट की असली पहचान होती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए विदा लेती हूँ, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।